स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग NC-WEB या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में 6 सेमेस्टर में BA प्रोग्राम का कोर्स है और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 6 सेमेस्टर में BA प्रोग्राम का कोर्स के साथ साथ उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री उनके पास में इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक या जो भी सिलेबस है उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि उपनिवेशीकरण क्या है और उपनिवेशीकरण प्रारंभ कहाँ से हुआ। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आज की इस नई वीडियो में आप सभी के लिए क्लियर करा दी जाएगी। तो उपनिवेशीकरण है क्या? तो ये एक राजनीतिक शब्द है। जो उपनिवेशीकरण क्या है? ये एक राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाने किए जाने वाला एक शब्द है। इस शब्द को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। और इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। देखिए, ये क्या है? एक राजनीतिक स्वशासन की वर्ड है। एक राजनीतिक स्वशासन का ये वर्ड है जो कि कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है? इसको डीकोलोनाइजेशन कहा जा सकता है। और पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ? 1936 में। किसने इस्तेमाल किया था? एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम मोरित्ज जूलियस बान ये उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था कि अंतर युद्ध काल में इसका प्रयोग किया। अंतर युद्ध काल क्या होता है? पहली बात तो सबसे पहले ये समझिए, ये वो काल होता है जब कोई एक देश दूसरे देश पे हमला करता है और उसे अपने अंदर कब्जा लेता है। तो ऐसे समय में इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस शब्द का एक मजबूत राजनीतिक अर्थ ये है कि हम ये देख सकते हैं जो ये उपनिवेशीकरण है या फिर डीकोलोनाइजेशन शब्द है, ये बेसिकली या तो एशिया या अफ्रीका के औपनिवेशिक शासन के विघटन के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में या दूसरे विश्व युद्ध से पहले वो सभी महाशक्तियां जो कि कमज़ोर पड़ने लगी थी युद्ध की वजह से, और उसके बाद फिर दोबारा वो पतन के स्तर पे आ गई थी। पतन के स्तर पे का मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं जर्मनी युद्ध हार गया था। तो जर्मनी जब युद्ध हार गया तो जर्मनी ने क्या किया? अपने सारे उपनिवेश उसे लौटाने पड़े। और जब ऐसे उपनिवेशों को लौटाया जा रहा था और उसके बाद में दूसरी महाशक्तियाँ ऐसे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, वो भी कमज़ोर पड़ गया था और तुर्क साम्राज्य के जो उपनिवेश थे वो फिर उनसे ले लिए गए थे। ऐसे ही और इसके बाद में दोबारा से वो किसी और महाशक्ति के अधीन चले गए थे। तो ऐसे ही स्थिति के लिए, ऐसे ही समय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उपनिवेशीकरण का शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी पहले हम उपनिवेश थे लेकिन उन उपनिवेशों का पतन हुआ और उसके बाद में क्या है कि उस समय की जो मौजूदा महाशक्तियाँ थी उन महाशक्तियों ने अपने ताकत से या आसानी से, आप कुछ भी कह सकते हो क्योंकि बाकी उनका अपोज करने वाला कोई नहीं बचा, तो उन्होंने आसानी से क्या किया कि उपनिवेशीकरण को स्थापित किया। और जो स्वदेशी लोग थे जिन भी स्थानों के थे उन स्थानों पर उन्होंने धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। तो ये शब्द जो है ये उपनिवेशीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे ऐसा लगता है उपनिवेशीकरण शब्द आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों होता था? तो सबसे पहली बात तो इसको दो वजह से हम देखते हैं। सबसे पहली वजह इसके पीछे ये थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस बीच में एक तरफ केंद्रीय राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए। तो मित्र राष्ट्र जो थे अपनी भड़ास को निकालना चाहते थे और जो केंद्रीय राष्ट्र थे उनको पूरी तरीके से तबाह करना चाहते थे। उन्हें चाहते थे कि इनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि दोबारा भविष्य में कभी भी ये हमसे दोबारा बदला ना ले। अगर गलती से ये ताकतवर दोबारा से हो गए तो दोबारा से ये हमसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। और वही हुआ जर्मनी और इटली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इटली का तो केस अलग था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भी उसके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साई की संधि में उसे अपमान किया गया, उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए, युद्ध अपराध लगाया गया, युद्ध का सारा जुर्माना लगाया गया। इसकी वजह से जर्मनी ने दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया अपना बदला लेने के लिए। तो ये बदला ना ले सकें, इस चीज़ के लिए दोबारा से ताकतवर ना हो सके, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इनके उपनिवेशों को,
इनसे छीनकर खुद अपने अधीन में रखा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ी सी जटिल भाषा में यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा गया है, लेकिन आप सभी को जो मैंने बताया है वही आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर, यहाँ पर पूरी डेट नहीं लिखी लेकिन मैं बताता हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 6 दिन बाद भारत भी इसका अंग बन गया, भारत भी इसका हिस्सा बन गया। और उस समय 51 देशों ने क्या किया था, इस पे हस्ताक्षर किए थे। और आगे चल के देखेंगे इसके सदस्य की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में 193 देश इसमें पुराना डेट है और लास्ट जो देश है वो दक्षिणी सूडान इसके अंदर शामिल हुआ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। अब हम बात करेंगे कि वी उपनिवेशीकरण कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ, तो 1940 के बाद। कब, 1940 के बाद में राजनीतिक परिवर्तन का मतलब आई होप आप सबको पता होगा कि 1945-40 के दशक में अब देखेंगे 1945 के लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में उससे पहले जो महाशक्तियाँ थी अब वो कमज़ोर पड़ गई। जैसे ब्रिटेन एक महाशक्ति थी, फ्रांस एक महाशक्ति थी, अब वो कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने क्या देखा, वैश्विक परिवर्तन का दौर था ये। और उस समय बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी कॉलोनीज कहीं पर स्थापित भी कर रखी थी। जैसा फॉर एग्जांपल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ लेकिन हम 1947 में आज़ाद हुए। ब्रिटेन की कॉलोनीज थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, और वही हम पे नियंत्रण करते थे। तो उस समय उन क्षेत्रों में उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा और उनके उपनिवेश जो है प्रतिरोध का उनसे सामना करना पड़ा और उन्हें अपने प्रति जो भी उपनिवेश थे उनको आज़ाद भी करना पड़ा। औपनिवेशिक शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। देखेंगे उदाहरण के लिए 1949 में जो डच है उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को मुक्त करना पड़ा। भारत के अंदर अगर देखें, अंग्रेजों के खिलाफ हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, 1947 में अंग्रेजों को भी छोड़ना पड़ा। और 1952 में जो फ्रांस हैगा, फ्रांस को भी जो डायन बियोफ्यू ये द्वीप का नाम है, इस पे भी जो है फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से वो निकले। इसके बाद में एक बुक का नाम है, आप सभी को ध्यान रखना है, द वृक्ष ऑफ द अर्थ ऑफ द फ्रेंड्स फैनन। ये बुक है, इसके आलोचनात्मक साहित्य है और इसको हम देखेंगे। इसके अंदर हिंसात्मक वर्णन किया गया है कि किस तरीके से उपनिवेशवाद खत्म होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, अब ये जो नव उपनिवेशवाद है इसके अंदर आप आगे इस चैप्टर के अंदर नव उपनिवेशवाद भी समझेंगे। और लेकिन नव उपनिवेशवाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उपनिवेशवाद और वी उपनिवेशवाद से भी डिफरेंट है। नव उपनिवेशवाद क्या है, और मैं तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करवा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर हम देखेंगे 1947 का भारत का विभाजन हुआ। फिर अल्जीरिया युद्ध के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे, इंडीज़ के बारे में थोड़ा बहुत होगा, कोरिया युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत है। तो ये सब साम्राज्यों का किस तरीके से अंत होता है, किस तरीके से एक महाशक्ति जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी किसी दूसरे क्षेत्र में रहकर अपनी कॉलोनीज़ के थ्रू या फिर अपने उपनिवेशों के थ्रू, उन्हीं सब को हम इसमें समझेंगे और किस तरीके से फिर आगे चल के 9 स्वतंत्र देश बनते हैं। तो आप लोगों ने ये पूरा फॉर्मेशन देखा, ये पूरी चीज़ें देखी और इस पूरे के पूरे बदलाव के दौर के अंदर ही हमने देखा कि जो वी उपनिवेशीकरण है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नए रूप में हुआ। नए रूप में कैसे हुआ कि हथियारों के नहीं बल्कि लोगों को तकनीकों का गुलाम बनाया जा रहा है। अपनी तकनीकें विकसित देशों के द्वारा गरीब देशों को दी जा रही है और उनको आदी बनाया जा रहा है और उन तकनीकों को वो पूरी तरीके से डिपेंडेबल करवा रही है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। आज से मोबाइल फ़ोन से पहले की भी ज़िंदगी थी, लेकिन आज ऑफिस में, बैंक्स में अगर हम ये कह दें कि कंप्यूटर के बगैर काम होगा तो वो काम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये वी उपनिवेशीकरण का मतलब, ये जो हम नव उपनिवेशीकरण का मतलब देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से उन नए नए सोर्सेज के थ्रू हम दोबारा से हम अधीन होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अब देखो, श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, ऋण में जा चुका है और वो ना चाहते हुए भी अपने क्षेत्रों को अब चाइना को बेच रहा है, चाइना की पॉलिसीज़ को अपना रहा है। तो यही तो है नव उपनिवेशीकरण या वी उपनिवेशीकरण, कि भाई किसी भी तरीके से सामने वाली जो कंट्रीज़ है उस पर हावी हो जाना, आप अपनी नीतियों को आसानी से उनसे मनवा लो और वो मानने को तैयार भी हो जाए। यही तो है
वी उपनिवेशीकरण, और क्या है, और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम क्या करेंगे, अब अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो अल्जीरिया और इंडोनेशिया की कहानी है उसमें क्या वी उपनिवेश की कहानी है। इन दोनों में से एक के बारे में मे भी पॉसिबल है पूछा जा सकता है, और मेरे हिसाब से मैं पेपर सेट करूंगा तो अल्जीरिया का पूछूंगा। अगर लड़कियों में अल्जीरिया का आ गया तो मे भी पॉसिबल है लड़कों में शायद इंडोनेशिया का भी पूछा जा सकता है। इतने समझदार हो आपको। और बाकी पेपर जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो होपफुली आप सभी अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, उन वेरियस लिंक के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपनी क्वेरी डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।